मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से भरी उड़ान। कहा, हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। निकायों के अंतर्गत 457 कॉलोनियों तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग के तहत लगभग 150 कॉलोनियों को किया जाना है नियमित। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 व 3 दिसंबर को आयोजित करवाई जाएगी अध्यापक पात्रता परीक्षा। परीक्षार्थी प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से कर सकते हैं डाउनलोड। और अंबाला के वायु सेवा स्टेशन में एयर शो का किया गया आयोजन। टस्कर्स ने सेवा के 75 गौरवशाली वर्ष किए पूरे। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी युद्धक विमान तेजस पर उड़ान भी भरी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं, हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेजस उड़ान स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने में देश की शक्ति का प्रतीक है। ये देश की तकनीकी उन्नति में निर्णायक क्षण है। ये नवाचार और रणनीतिक नेतृत्व के साथ आत्मनिर्भर बनने की देश की क्षमता प्रदर्शित करता है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश की रक्षा तैयारियों को बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए बड़े कदम उठाए हैं, जिनमें तेजस विमान भी शामिल है। विमान का पहला संस्करण 2016 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। वर्तमान में वायुसेना की 2, 45 और 18 स्क्वाड्रन LCA तेजस के साथ पूरी तरह से परिचालन में हैं। मोदी सरकार के तहत 83 LCA Mk-1A विमानों की डिलीवरी के लिए 36,468 करोड़ रुपए का ऑर्डर HAL को दिया गया था, जिसकी डिलीवरी फरवरी 2024 तक शुरू होगी। LCA तेजस के आधुनिक और अधिक घातक संस्करण LCA Mk-2 के विकास के लिए 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। विमान इंजन सहित स्वदेशीकरण को और बढ़ावा देने के लिए जून 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान भारत की GE इंजन के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर GE के साथ बातचीत हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में शहर स्थानीय निकाय विभाग की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शहर स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, नगर निगमों, नगर पार्षदों और नगर पालिकाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है। 50 दिनों तक हरियाणा में इसे विकसित भारत यात्रा जनसंवाद के नाम से चलाया जाएगा। नगर निगमों में वार्ड स्तर पर, नगर परिषदों में 4-5 वार्ड मिलाकर और नगर पालिकाओं में 1 स्थान से यात्रा चलाई जाएगी। यात्रा का उद्देश्य आम आदमी तक सरकार की नीतियों को पहुंचाना है। उपायुक्त व अतिरिक्त उपायुक्त इस यात्रा के नोडल अधिकारी होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100 से अधिक जनसंवाद कार्यक्रम हो चुके हैं। अब शहरों में भी इस यात्रा को जनसंवाद से जोड़ा जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को अपनी आय के संसाधन बढ़ाने होंगे। विज्ञापनों से भी आय बढ़ाने की काफी संभावना है। प्रदेश में कुल 88 निकाय हैं। बैठक में बताया गया है कि निकायों के अंतर्गत 457 कॉलोनियों तथा नगर एवं ग्राम योजना विभाग के तहत लगभग 150 कॉलोनियों को नियमित किया जाना है। हर कॉलोनी के ढांचागत विकास कार्यों के लिए 5 दिसंबर तक टेंडर किए जाएंगे। टेंडर खुलते ही 25% फंड जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने एलुमनी समुदाय के अंतर्निहित अपार संभावनाओं को पहचानते हुए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से पूर्व छात्र नेटवर्क को सक्रिय कर
प्रभावी ढंग से उन्हें विश्वविद्यालयों के बुनियादी विकास में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एलुमनी के सक्रिय सहयोग से विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को बढ़ाते हुए बुनियादी सुविधाओं की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इससे एक ओर जहां विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे में पर्याप्त वृद्धि होगी, वहीं शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। कैथल में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए बस खरीदने के अनुरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने इसके लिए अपने स्वैच्छिक कोष से 25 लाख रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। इससे विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे के विकास सहित छात्रों और स्टाफ सदस्यों के लिए परिवहन सुविधाएं बढ़ेंगी। मुंदड़ी गांव में स्थापित विश्वविद्यालय परिसर की कैथल करनाल हाईवे तक सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण को निर्देश देते हुए कहा कि इसकी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित विभाग के साथ बातचीत करें। विश्वविद्यालयों में खेल से संबंधित रिक्त पदों पर प्रतिभावान पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्त किया जाएगा। प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आज क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र CCSHAU बावल में आयोजित हरियाणा राज्य स्तरीय सहकारी दिवस 2023 में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस समारोह की अध्यक्षता हरको बैंक के अध्यक्ष हुकुम सिंह भाटी ने की। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने सहकारिता आंदोलन में विशिष्ट योगदान देने वाले सहकार बंधुओं को सहकार रत्न प्रदान किया। इसके अलावा सहकारिता क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाली विभिन्न समितियों को भी सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार लगातार सहकारिता को बढ़ावा दे रही है। गांव को अधिक से अधिक सहकारी समितियों के साथ जोड़कर प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा किया जाएगा। प्रदेश में नागरिकों को सहकारिता दिवस की बधाई देते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार किसान को बीज से लेकर बाजार तक मदद कर रही है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसी उद्देश्य से हैफेड सीधे किसानों से उनकी फसल खरीद रही है। और जिस तरह से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है, और जब से केंद्र के अंदर अलग विभाग बना है और माननीय अमित शाह जी को ये जुम्मा मिला है जी, उसके बाद इस विभाग में बहुत तेज़ी आई है और इसमें अलग अलग तरह के बाइलाज बदल करके किसानों को कैसे इससे ज़्यादा फ़ायदा मिले, हमारी पैक्स कैसे घाटे से उभर करके और वाइबल हों, इस तरह में कई कदम उठाए गए हैं। सहकारिता मंत्री ने भूना तथा सिरसा सहकारी चीनी मिलों में समायोजित सीजनल कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की। अब इन कर्मचारियों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए शुगरफेड कार्यालय द्वारा जारी वेतन कटौती के आदेशों को वित्त विभाग की मंत्रणा आने के बाद वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब हर गांव में अधिक से अधिक सहकारी समिति शुरू की जाएंगी। खेती के साथ साथ किसान अब दुकान से लेकर पेट्रोल पंप तक खोल सकेंगे। और उसके बाद हमारे जो बहुत मल्टीपर्पज़ जो सोसाइटी बनेगी, उसके अंदर बहुत सी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो अपना गैस एजेंसी ले सकता है, कोई मेडिकल स्टोर खोल सकता है, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकता है, CSC सेंटर लगा सकता है, हमारे जितने भी मेडिसिन के प्रोडक्ट हैं वो इसमें बेच सकता है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 व 3 दिसंबर को आयोजित करवाई जाने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के विशेष कार्य अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि इस परीक्षा में 2,52,028 परीक्षार्थी प्रदेश भर से 408 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे, जिसमें से 1,72,391 महिलाएं, 79,596 पुरुष व 41 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि लेवल 1 PRT की परीक्षा में 54,115, लेवल 2 TGT में 1,21,574 तथा लेवल 3 PGT की परीक्षा में
76,339 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 34 ऐसे अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र रोक लिए गए हैं जिनके हस्ताक्षर, अंगूठे के निशान, फोटो इत्यादि स्पष्ट नहीं थे, जिनकी सूची बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध है। 1,72,391 महिलाएं होंगी, 79,596 पुरुष और 41 ट्रांसजेंडर 408 परीक्षा केंद्रों पर प्रविष्ट होंगे। 2 दिसंबर को सायं 3 से 5:30 बजे तक लेवल 3 यानी पीजीटी की परीक्षा संचालित होगी। इस परीक्षा में 260 परीक्षा केंद्रों पर 76,339 अभ्यर्थी प्रविष्ट होंगे, जिसमें 53,200 महिलाएं व 23,131 पुरुष एवं 8 ट्रांसजेंडर शामिल होंगे। 3 दिसंबर को रविवार को प्रातः 10 से 12:30 बजे तक लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा संचालित होगी। इस परीक्षा में 408 परीक्षा केंद्रों में 1,21,574 अभ्यर्थियों में 83,545 महिलाएं होंगी और 48,008 पुरुष एवं 21 ट्रांसजेंडर प्रविष्ट होंगे। विपिन कुमार ने बताया कि परीक्षा के नकल विहीन एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु सभी परीक्षा केंद्रों के निरीक्षण के लिए 172 प्रभावशाली उड़न दस्तों का गठन भी किया गया है। लगभग 2 घंटा 10 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा, तो ये आंकड़ा बड़ा स्पेसिफिक है। 2 घंटा 10 मिनट पूर्व केंद्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, बायोमेट्रिक, अंगूठे के निशान का डाटा कैप्चरिंग इत्यादि अनिवार्य औपचारिकताएं समय से पूरी हो सकें। अंबाला के वायुसेना स्टेशन में एयर शो का आयोजन किया गया। वायुसेना की नंबर 5 स्क्वाड्रन, जिसे टस्कर्स के नाम से भी जाना जाता है, टस्कर्स के सेवा में 75 गौरवशाली वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए स्क्वाड्रन ने वायुसेना स्टेशन में अपनी प्लैटिनम जयंती मनाई। समारोह में सेवारत कर्मियों और दिग्गजों ने भाग लिया, जिन्होंने स्क्वाड्रन के 75 वर्ष के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान की। इस अवसर पर स्क्वाड्रन के कॉमोडोर कमांडेंट एयर मार्शल तेजिंदर सिंह द्वारा एक विशेष पोस्टर कवर भी जारी किया गया। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने 5 स्क्वाड्रन के ऐतिहासिक पहलुओं की जानकारी देते हुए कहा कि टस्कर्स का जन्म 2 नवंबर 1948 को कानपुर में विंग कमांडर JRS डैनी डेंट्रा के नेतृत्व में हुआ, जो B-24 लिबरेटर भारी बम वर्षक विमान से सुसज्जित थी। As we complete 75 years of glorious service to the nation. Valor, grit, resolve to defend the nation have been the consistent hallmarks of Tuskers. These enviable characteristics have been instrumental in achieving victories and many operational successes over the decades. The squadron was the first Indian Air Force unit to be deployed in a UN mission in Congo 1961, and perhaps the only fighter bomber squadron to be so deployed. समारोह के दौरान दर्शकों ने सूर्य किरण एरोबॉटिक्स टीम, आकाशगंगा पैराडाइविंग टीम, राफेल और जगुआर विमान द्वारा किए गए शानदार एयर डिस्प्ले का आनंद लिया और भारतीय वायुसेना की सराहना की। ये मेरा पहला स्क्वाड्रन था। ये कॉम्प्लेक्स जो है, उस समय 24 स्क्वाड्रन होता था, MiG-21, एंड आज 5 स्क्वाड्रन है और दोनों स्क्वाड्रन मेरे लिए बहुत डियर हैं, क्लोज टू हार्ट है, तो मेरे लिए तो डबल सेलिब्रेशन है। तीसरी चीज़, जब मैं ग्रुप कैप्टन था तो सूर्य किरण टीम का मैं साथ था, मीन्स मैं CI था, चीफ इंस्ट्रक्टर, एंड मैं जो आज देखा मैंने सूर्य किरण का जो डिस्प्ले, वो बहुत ही बढ़िया था और जो इनके डिस्प्ले की सीक्वेंस है वो बहुत ही इम्प्रूव हो गई है एंड बहुत इम्प्रेसिव था। आज हम एयर शो देखने आए हैं, हमारे टीचर्स यहाँ पे हमें लाए हैं और आज हमने यहाँ पे हार्ट वाली शेप देखी, जिसमें तीर निकलता हुआ देखा, पैराशूट ट्रूपर देखा।
हरियाणा महिला आयोग की ओर से साइबर सुरक्षा में लड़कियों को सशक्त करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पंचकूला के सेक्टर 15 स्थित स्कूल में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया ने किया। कार्यक्रम में विद्यालय की करीब 1500 छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं को साइबर अपराध से बचाव के लिए जागरूक करते हुए कहा कि स्कूलों में छेड़छाड़ व दुर्व्यवहार की घटनाएं ना हो, इसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छात्राएं अपनी बात और समस्या को आसानी से बता पाएं, इसके लिए उनसे 1-to-1 कनेक्ट रखा जाएगा। उन्होंने छात्राओं को आत्मविश्वास व हौसले से आगे बढ़ने और चुनौतियों का डटकर सामना करने के लिए प्रेरित किया। इस मुहिम में डीईओ को हर जिले में होने वाले कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जा रहा है और वो सीएम से मनोविज्ञान काउंसलर्स की गिनती बढ़ाने की मांग रखेंगे। हमने पंचकूला से एक नया थीम स्टार्ट किया है कि हम कुछ स्कूलों को जोड़कर कंपाइल करके एक कार्यक्रम शुरू करेंगे जिसमें हम बेटियों को साइबर क्राइम अवेयरनेस बताएंगे, क्योंकि पिछले दिनों के से रिलेटेड ज्यादा थे। इसमें हम स्पेसिफिकली एसीपी या जिस डिस्ट्रिक्ट में एसपी हैं उधर डीसीपी ऐसे लेकर हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और आज का एक बड़ा सफल कार्यक्रम रहा। लगभग 1500-2000 के बीच में बच्चियां थी। और पिछले दिनों हुई जींद की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, उसको ध्यान में रखते हुए हम हर बच्ची के साथ 1-to-1 कांटेक्ट करना चाहते हैं, ताकि जींद की बच्चियों ने जिन्होंने हिम्मत दिखाई है उन बच्चियों का हौसला बढ़ा रहे और वो हर बात को हम तक पहुंचाते रहे, अपनी दुविधा को हम तक शेयर करते रहे। इसी तरह जितनी भी बच्चियां हमको सुनती हैं, हम उनके स्कूल्स में जाते हैं तो उनके हौसले में कमी ना आए, वो डरे ना, निडर ना बने, डर के मारे, डरावे के मारे शिक्षा ना छोड़े। सरकार द्वारा किसानों को गन्ने का अच्छा दाम मिलने से नूंह जिले के किसान खुश हैं। प्रदेश सरकार इस बार गन्ने को 386 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीद रही है और अगले साल से 400 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ने की घोषणा भी की है। वहीं जिले के पुनहाना खंड के मामलिका गांव के गन्ना किसानों को खेतों में ही अच्छा भाव मिल रहा है। खरीदार अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली या फिर रिक्शा लेकर खेतों में ही किसान के पास पहुंच जाते हैं। गन्ने को खरीदकर इलाके के गांव में बेचते हैं। गन्ना ले जा रहे गांव में बेचने वाले दर्जनों लोग 800 से 1000 रुपए तक कमा लेते हैं। यहाँ से हम गंडे सुबह सुबह आते हैं खेतों में फजर के वक्त और गंडे काटते हैं बहुत बढ़िया ताज़ा, और ताज़ा शाम को खेतों से ले जाके नहीं और गाँव में बेचते हैं अपने आराम से 50 के 6 किलो। बहुत अच्छा गन्ना, मीठा, बहुत नामिजाज है, इतना बेहतरीन गंडा जिस रह रहे। मैं बस अपने महू तिगांव साकरस बाइक इनमें निकाल कर अपने घर आ जाऊँ। रोज ने हम बना लिया 8 से भी 1000 भी। 19 नंबर गंडा, बढ़िया गंडा जी। हाँ, तीसरे दिन ताजा गंडा जैसे अभी बिक जाओ जो वो जो आ जाऊंगा। जैसे जाऊंगे अपने ये सिकरावाल बेचते चले जाऊंगा। अल्लाह से 15 से 2000 रुपए, 4000 जिस 45 से के 5000 के जैसे गंडा खरीदा, जितने भी माल लेंगे तो दाम देंगे। मामलिका गांव में 17, 18 और 19 नवंबर की गन्ने की किस्म उगाई जाती है। इस बार बरसात अधिक होने की वजह से गन्ने की पैदावार अच्छी हुई है। गांव के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर गन्ने की खेती को अपना रहे हैं। किसानों ने अन्य गांव के किसानों से भी मांग की है कि परंपरागत खेती को छोड़कर गन्ने की खेती अपनाएं। कम थी, मतलब 50 एकड़ में बोया था, लेकिन उस जैसे भाव जिस हिसाब से पिछले साल हमें मिला मुनाफा हुआ, उस भाव को देखते हुए अब के ज़्यादा लोग बागों ने गन्ने की खेती की। लगभग 150 किले में हमारे गांव में गन्ना खड़ा फिलहाल, और जो कि पूरी सर्दी चले गए जनवरी तक, फरवरी तक। और पिछले जो थोड़ा सा भाव डाउन था, लेकिन अब भाव खासा मिल रहा है, क्योंकि सरकारी मिल पे जो भाव है 400 से कम है, लेकिन किसान का खेत में से 4 से जा रहा हमारा। हमने भी 3-4 एकड़ में बो रखी, हमने बेच दी सारी 400 रुपये क्विंटल में। जी मेरी 1 किला की एकड़ है और भाई अच्छी बढ़िया फसल हुई है। हमें मंडी ले जाने की कोई जरूरत ना पड़ा, हमारे खेत में से बिक जावे 5 से 400 रुपये क्विंटल। ट्रैक्टर वाले आते हैं लेने, ट्रैक्टर वाले, तिपैया वाला, रेहड़ा वाले, वो यहाँ से ले जाते हैं खेतों में से। तो भाई ऐसा है वहाँ का मोटा दे के नहीं और बच्चा लो भाई, गेहूं का दाना बच जाएगा 10-20 हजार आप लोग। फायदा है जी, जब मान लो गंडा हो रहा तो पशु को गुजारा हो रहा हो, जो न्यार सूखो न्यार बच जावे, गोलान सी जिस दिन कटाई हो जावे जी, पूरा परिवार लगा हुआ बढ़िया गुजारा हो रहा हो, बच्चान को भी हमारो भी, हाँ, और पशुओं को भी। और ये खेत में फसल हो रही है, 10 भाई को गुजारा हो रहा हो जी।
फरीदाबाद जिले के फतेहपुर बिल्लौच गांव के किसान परंपरागत खेती को छोड़कर गेंदे के फूलों की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। किसानों ने बताया कि इस खेती को करने के लिए 1 एकड़ खेत में 15 से 20 हजार रुपये का खर्चा आता है और सालाना 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा फूलों की खेती पर किसान को 70% सब्सिडी दी जाती है, जिससे उनकी लागत कम हो जाती है। किसानों ने बताया कि धान और गेहूं के मुकाबले फूलों की खेती में पानी का कम इस्तेमाल होता है। फूल की खेती करेगा कोई जैसे आदमी, तो उसमें अपना एक फूल की खेती करने के लिए तकरीबन 15 से 20 हज़ार के आसपास का खर्चा आता है, जिसमें अगर वो सही ढंग से खेती करे तो सालाना कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए की इनकम हो जाती है उसमें। और सरकार की बात, सरकार इस पे किसान को 70% की सब्सिडी भी देती है। जिससे आराम से मुनाफा भी सही हो जाएगा और लागत भी कम हो जाएगी उसकी। और रही फूल की खेती के लिए, इसमें पानी वानी की भी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, जिससे अच्छे काम हो सकते हैं। गेंदे की फसल बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप गेहूं की लो या फिर धान की फसल लेते हो तो साल में 2 ही हो पाती है, एक धान की और गेहूं की, जिसमें पानी की बहुत आवश्यकता होती है और फसल मरने का भी बहुत ज़्यादा डर होता है। कम से कम 1.5-2 लाख का मुनाफा हो जाता है। लागत की अगर बात की जाए, लागत तो थोड़ी होती, ज़्यादा लागत ना होती है इसके। लाभ बढ़िया हो पा रहा हमें, वैसा कोई ना है। देखो और खेती से बढ़िया खेती है ये। अच्छा, हाँ, फूलन की खेती वैसे बढ़िया खेती है। डिमांड बढ़ जाती है शादी के मौसम में तो। अच्छा, अब फूल मिलेगा और ना। प्रदेश में धान की खरीद का कार्य 15 नवंबर को बंद कर दिया गया था, लेकिन फतेहाबाद जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण सरकार द्वारा 21 से 25 नवंबर तक खरीद का समय बढ़ा दिया गया, जिसका आज अंतिम दिन था। किसानों और मार्केट कमेटी ने सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले की प्रशंसा की। मार्केट कमेटी फतेहाबाद के सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इस फैसले का किसानों को काफी लाभ मिला है। वंचित किसानों ने इस बढ़ाई गई अवधि के दौरान जिले में करीब 62,580 क्विंटल से भी अधिक अपनी धान की फसल को मंडी में ले जाकर उससे बिक्री की तथा सरकारी मूल्य हासिल किया। व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश सिंह ने बताया कि सरकार का ये बहुत सराहनीय कदम रहा, जिससे जिले के अनेक किसानों को लाभ मिला है तथा इस बढ़ाए गए समय के दौरान धान की जमकर बिक्री हुई और अब फतेहाबाद जिले में लगभग सभी किसानों ने अपनी फसल बेच दी है। सरकार द्वारा जो 21 से 25 तक परमल धान खरीद का निर्णय लिया गया है, वो बहुत ही अच्छा निर्णय है। बाढ़ग्रस्त एरिया में जो लेट फसल थी, उन जमींदारों को इसका बहुत फायदा मिला है और उन्होंने धान अपना गवर्नमेंट रेट पे बेचा है। मंडी में बिजली पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मार्केट कमेटी द्वारा ये चीज़ें उपलब्ध करवाई गई है और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत अनाज मंडी में नहीं है। और फसलों के भाव इस बार सभी फसलों में बहुत अच्छे भाव है, किसान खुशहाल है। लगभग किसानों ने धान बेच लिए। अभी कोई ऐसा हमारे आगे किसान की कोई बात नहीं आई है, अभी कोई किसान बचा हुआ है। मंडी में धान बेचने आए किसानों ने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि बढ़ाई गई अवधि उनके लिए वरदान बनकर आई है। बाढ़ के कारण उनकी फसल की कटाई में देरी हो गई थी, लेकिन सरकार ने फैसला लेते हुए 25 नवंबर तक इसे बढ़ा दिया, जिससे वो अपनी सारी फसल मंडी में जाकर बेच पाए हैं। बहुत बढ़िया बात, खुशी की बात है जी। हमारे को 2 पीछा लालच हो गया। फल आने की वजह से 25 तारीख तक को हमारा टाइम दिया जाएगा। प्रणय किसान आए जी। कितनी धान लेके आए हो आज? आज है 20-25 कुंटल। 21 तारीख को सरकार ने बंद करी थी, दोबारा चालू करने पर किसानों को बड़ी खुशी है। आम आदमी में ना परेशानी रही, अपना अनाज कभी आओ कभी बेचो, कोटरा लिया हो गई। धान सही बिक्री, रेट वगैरह भाव वगैरह सही मिल रहा है? हाँ सही, बिल्कुल। बहुत खुशी है जी हाँ, आपको? खुशी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आज पलवल के नागरिक अस्पताल में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। परियोजना अधिकारी डॉक्टर साक्षी ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें आसानी से परिवार के सदस्य पहचान नहीं पाते और उनकी वजह से इलाज में अनावश्यक देरी हो जाती है। इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित चिकित्सकों की टीम के द्वारा बच्चों की संपूर्ण जांच के बाद नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए भेजा जाता है।
0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को कवर करता है, जिसमें हमारे 0 से 6 साल के बच्चे RBSK की टीमों के द्वारा आंगनवाड़ी सेंटर पर और 6 से 18 साल के बच्चे सरकारी स्कूलों में स्क्रीन किए जाते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट पलवल में टोटल 9 मोबाइल हेल्थ टीम्स हैं जो बच्चों को स्क्रीन करती हैं। उसके बाद उन्हें कंसर्न CHC PHC पर या फिर DEIC सेंटर जो सिविल हॉस्पिटल पलवल में है वहाँ टर्शरी केयर के लिए रेफ़र किया जाता है। DEIC लेवल से हम जो चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करते हैं उसमें जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, जैसे जिसमें डाउन सिंड्रोम के कुछ बच्चे आ जाते हैं, ADHD है, बिहेवियर डिसऑर्डर है, ऑटिज़म है या न्यूरोमोटर डिले के बच्चे वो, और जिनको ऑपरेशन की सुविधाएं हार्ट के लिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कटा हुआ होंठ, तालू, मुड़े हुए पैर, इस तरह से, या DDH जिनकी कूल्हे की हड्डी जो है वो खिसकी हुई होती है, उनके ऑपरेशन के लिए सुविधाएं। RBSK टीम की सदस्य सोनू ने बताया कि टीम द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की स्क्रीनिंग की गई और उसके पश्चात बच्चों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लाया गया है। वहीं छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य की जांच करवाने के बाद अपने अनुभव साझा किए। दांतों की जांच हो रही है, तो ऐसे बच्चों हैं जिनके दांत खराब हैं, कीड़े लग रहे हैं, तो उन बच्चों की जांच हेतु आज हमारे यहाँ हथीन ब्लॉक से, हसनपुर ब्लॉक से, होडल ब्लॉक से बच्चे आए हुए हैं, सारे ही सरकारी स्कूलों से। तो हम ये चाहते हैं कि और कोई इस शिविर में अगर कोई आना चाहे तो अपने सरकारी स्कूल से बच्चे यहाँ आ सकते हैं। हमारी टीम स्कूल्स में जाती है तो वहाँ पे भी बच्चों के दांतों की जांच होती है, और जो कोई भी परेशानी अगर आपके बच्चों में है तो वो अपने बच्चों को लाएं। और जो हमारे गांव गुलावत में जो डॉक्टरों की टीम आई थी, हमारा चेकअप हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि आँख का चेकअप, दांतों का, ये सभी चेकअप हो रहे हैं हमारे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए झारखंड के 50 युवाओं का एक दल आज NIT कुरुक्षेत्र पहुंचा। 25 से 30 नवंबर तक ये युवा विद्यार्थी हरियाणा की संस्कृति से रूबरू होंगे और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। युवा संगम कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 28 नवंबर को युवाओं का ये दल हरियाणा राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेगा। कार्यक्रम में भाग ले रहे युवाओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है, उन्हें हरियाणा जैसे समृद्ध राज्य के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। सिलेक्शन होने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि बस हम हरियाणा के ही कल्चर के बारे में नहीं, क्योंकि जब ये सिलेक्शन हो रहा था तो इस चीज़ को ध्यान पे रखा गया कि रूरल और अर्बन में वो रेशियो मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद मेन और वुमेन का भी रेशियो मेंटेन किया जाएगा। तो जब हम यात्रा कर रहे थे तो बहुत सारे लोग रूरल एरियाज से थे, बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज से थे, तो हमें वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ज़्यादा मेल मिलाप रहा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक योजना है, उनके 101वें मन की बात में उन्होंने इसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताई है। हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक थे, उनके लिए एक विजन चलाया है मोदी जी ने कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। हालांकि हमारा भारत तो एक है और श्रेष्ठ है, उसमें से हमें उसको और श्रेष्ठ बनाने के लिए हमें एक दूसरे के कल्चर को, संस्कृति को समझने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम झारखंड से चलकर हरियाणा आए। झारखंड धरती आबा की धरती है। झारखंड का शब्द ही JHARKHAND है, यानी झारखंड के बीच में हरियाणा बसा हुआ है। जे के बाद HAR स्टैंड्स फॉर हरियाणा। हरियाणा हमारे दिलों में है। 24 जिले से, हर एक जिले से एक स्टूडेंट को उन्होंने सेलेक्ट किया है और उसमें से सारे डिसिप्लिन्स मतलब आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, NSS, NCC, सारे क्षेत्र से सारे बच्चे एक को चुना गया है, जिसमें हमारे साथ 28 बॉयज़ कैंडिडेट हैं और 18 मतलब गर्ल्स कैंडिडेट हैं। NIT कुरुक्षेत्र के छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉक्टर दीक्षित गर्ग ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत इस बार हरियाणा का पेयर राज्य झारखंड है। युवा संगम कार्यक्रम में झारखंड के युवा हरियाणा की संस्कृति के बारे में जानेंगे, तो वहीं हरियाणा के युवाओं को झारखंड के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। हरियाणा की संस्कृति का और यहाँ के रहन सहन का और यहाँ के अनेक चीज़ों का पूरा एक्सपोजर देंगे, जिससे जो हमारे देश की एकता अखंडता है उसका विकास हो और
और जैसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो है 2 स्टेट्स को पेयर किया है, उसमें हरियाणा और झारखंड को पेयर किया है, और इससे पिछले फेज में हरियाणा और तेलंगाना को पेयर किया था। और उस समय जो फर्स्ट फेज़ के अंदर हमारे स्टूडेंट तेलंगाना गए थे, NIT वारंगल गए थे, और सेकंड फेज़ के अंदर NIT वारंगल से स्टूडेंट्स हमारे कुरुक्षेत्र में आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार वेबसाइट, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप तथा नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।